हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस टाइम पे है यूनाइटेड स्टेट्स में। आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो समिट है, मीटिंग असल में वो उसको अटेंड करने गए, पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो अटेंड करेंगे जो कि है क्वाड, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से आपने इसको पढ़ा होगा। आपको पता होगा क्वाड मतलब जो चार को रिप्रेजेंट करता है। असल में यहाँ पर चार कंट्रीज की ही बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस और जापान। अब ये चार कंट्रीज क्यों साथ में, और क्यों चाइना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इन चारों के लिए, इंडो पैसिफिक क्या है हम यहाँ पर समझेंगे, और क्या ये चार असल में चाइना को कंटेन भी कर सकती हैं। इस पूरी डिस्कशन को जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बाइडन जो है यूएसए के करंट प्रेसिडेंट, बस 2024 के एंड तक इनकी टर्म खत्म हो जाएगी और 2025 में डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस में से एक इंसान यूएसए का न्यू प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। अब बाइडन के ऊपर हमेशा ये इल्ज़ाम रहा कि ये ना असल में क्वाड को ज़्यादा फोकस देते नहीं। मे बी बाइडन चाहते हैं कि बिल्कुल अपने टेन्योर के लास्ट ड्यूरेशन में वो कुछ ऐसी चीज़ें करें जिसके लिए उन्हें नहीं जाना जाता था। उन्होंने एकदम से अनाउंस किया कि वो क्वाड को होस्ट करना चाहते हैं यूएसए में। वो चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के समिट के लिए तो ये चारों लीडर आ ही रहे हैं और साथ में क्वाड का समिट भी हो जाए। मतलब उन्होंने वैसे क्वाड को ना कई बार तो कैंसिल भी किया। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि जो बाइडन होस्ट करना चाहते हैं क्वाड को। वैसे तो यूएनजीए समिट के लिए सबने जाना ही था। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं, आपने सुना होगा, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, आईसीजे वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जनरल असेंबली, ठीक है। तो जनरल असेंबली समिट के लिए तो सबने जाना ही था। हाँ, ये हो सकता है कि अगर क्वाड ना होता तो शायद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना जाते, कोई और मिनिस्टर चले जाते, पर क्वाड अब है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी जाना यहाँ जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो समझो क्वाड क्या है। तो ये 4 कंट्रीज हुई, इंडिया, ये रहा यहाँ जापान, ये अलास्का और बाकी की 49 स्टेट्स के साथ बना यूएसए, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इनका लॉजिक बड़ा सिंपल है कि भाई ये जो सारा रीजन है ना, इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक। इसको फ्री एंड फेयर रखना है, चाइना ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना करे, यही क्वाड का मेन लॉजिक, ठीक है। तो वैसे तो आपको बताऊं क्वाड बहुत ही एक पुराना कंसेप्ट है। शिंजो आबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी एक शूटिंग में डेथ भी हो गई थी। इंडिया के लिए उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए। शिंजो आबे का एक बहुत बड़ा रोल रहा क्वाड को शुरू कराने में। पर जैसे क्वाड शुरू हुआ 2007-2008 में, और उसके बाद बहुत सालों तक क्वाड इतना एक्टिव नहीं था। जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बनते वो क्वाड को फिर से रिएक्टिव करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी ये इंटरेस्ट था कि क्वाड एक्टिव रहना चाहिए, पर जब जो बाइडन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। आप कह सकते हो कि भाई बाकी कंट्रीज चला लेती। देखो, यूएस का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी समझ में लगेगा कि ये जो रीजन है ना, इस रीजन में इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है। ये मेन आप कह लो जो गढ़ था हमेशा से, जहाँ पर 2 पावर सामने सामने रही हैं, वो है चाइना और यूएस। यूएस यहाँ क्यों रहता है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है, इंडोनेशिया वगैरह, जिसके साथ फिलीपींस, इंडोनेशिया, ताइवान, जिसके साथ यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और कहीं ना कहीं उन कंट्रीज़ को फोकस में रख के यूएस ने अपने बहुत सारे नेवल बेसेस यहाँ पर बनाए। मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी। तो यूएस, मैं ये नहीं बोला यूएसए के बिना क्वाड खत्म हो जाएगा, पर यूएसए का रहना बहुत ज़रूरी है। और अब यूएस चाहता है कि जैसे वो क्वाड के एक लीडर है, इंडिया भी एक लीडर बने। तो वो चाहते हैं कि ड्यूअल लीडरशिप होनी चाहिए क्वाड में, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया कभी भी उस तरह से चाइना को आप कह लो कि कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटीली, मिलिट्रीली वो अभी इतने ज़्यादा डेवलप कंट्रीज नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकली जापान काफ़ी बढ़िया कंट्री, पर जापान के सामने बहुत तरह के थ्रेट खड़े कर देता है चाइना। ये है एक्चुअल में जिसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक। अब आपको पता है चाइना एक नाम भी इंडो पैसिफिक यूज़ नहीं करना चाहता। चाइना बोलता है ये एशिया पैसिफिक है, एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट हो गया और ये पैसिफिक ओशन हो गया। पर अब स्पेसिफिकली क्वाड कंट्रीज बोलती नहीं है इंडो पैसिफिक है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो चाइना तो ये एशिया पैसिफिक नाम से भी बड़ी नफरत करता है। वो कहते हैं कि ये नाम गलत है। तो इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री फेयर रखना, यहाँ ट्रेड ठीक से चलता रहे, यहाँ पर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को बहुत ज़्यादा बुली ना करे, यही मेन ऑब्जेक्टिव है क्वाड का। अब आप अगर देखो, सबसे तो आपको मैं क्वाड में मतलब थोड़ा इंडो पैसिफिक में दिखाता हूँ कि यूएस ने किस तरह से अपने बेसेस बना के रखे हैं स्पेसिफिकली इस एरिया में। अब इस एरिया में काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है जिसके साथ यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, यहाँ यूएसए के बहुत सारे नेवल वेसल्स डिप्लॉयड हैं, यूएसए के सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इस एरिया में
अपनी डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, पर इंडिया का यहाँ कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक का जो मेन बैटल पॉइंट बना ना अगर कल को, तो वो बनेगा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना बोलता है ये तो सारा हमारा है। आपने सुना होगा चाइना यहाँ पर एक डैश लाइन लगा देता है कि ये तो सारा ही हमारा है, यहाँ तो और कोई कंट्री आ ही नहीं सकती। और इन्होंने रिसेंटली क्या किया, एक डैश लाइन में ताइवान भी अपना ही बना दिया, ठीक। तो ये चीज़ें पहले सिर्फ यूएसए का कंसर्न था, पर अब बहुत सारी कंट्रीज़ का कंसर्न बन चुका है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया शायद खुद कभी अपनी नेवी वहाँ डिप्लॉय ना करे, पर इंडिया भी चाहेगा कि साउथ चाइना सी फ्री एंड फेयर है, और अगर साउथ चाइना सी फ्री एंड फेयर रहेगा तो शायद पूरा इंडो पैसिफिक फ्री एंड फेयर रह पाए। वैसे तो हमें स्पेसिफिकली इंडियन ओशन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, पर क्योंकि क्वाड ग्रुपिंग के लिए इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया भी उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहता है, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हो कि यूएसए काफ़ी ज़्यादा अपने बेसिस के साथ डिप्लॉयड है, और आपको मैं बताता हूँ कि पैसिफिक ओशन में ना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है वो आज भी चाइना की नहीं है, आज भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी यूएसए की है, क्योंकि यूएसए ने अपनी नेवी पे कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया। उन्हें पता है यहाँ तो प्रॉब्लम है नहीं, तो आर्मी और एयरफोर्स की ज़रूरत है, पर शायद नेवी की उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए यूएसए अपनी नेवी पे बहुत इन्वेस्ट करता है। चाइना भी वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाइना अपनी सबमरीन और बाकी फोर्सेस को बना रहा है। अब हम देखते हैं साउथ चाइना सी में चाइना ने क्या किया। तो आपने शायद एक कंसेप्ट के बारे में सुना होगा, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। वो बोलता है कि जहाँ तक आपकी ज़मीन है, उसके बाद कुछ एरिया जो होता है पानी का वो आपका टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद कंटेजियस जोन, और उसके काफ़ी आगे तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चाइना क्या करता है ना, साउथ चाइना सी में अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लेता है, फिर वो बोलता है कि अब ये एरिया भी हमारा होगा। तो इस तरह से ना उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के बहुत बड़ा एरिया साउथ चाइना सी का क्लेम करने की कोशिश करी। तो देखो डिस्प्यूट तो यहाँ पर है और आगे भी चलेगा, और चाइना एक तरह से बुली करने की कोशिश करता है। क्वाड है जो कि बहुत अच्छी बात है, चाइना को एक कंपटीशन मिल रहा है, पर अगर क्वाड कंट्रीज जैसे अब जापान या ऑस्ट्रेलिया से प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी यूएसए से। अगर यूएसए क्वाड में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा तो बाकी तीन के लिए लीड करना थोड़ा मुश्किल है। इंडिया भी लीड कर सकता है, पर यूएसए का क्वाड में रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब ट्रंप पावर में थे तो ट्रंप ने चाइना के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर शुरू कर दी थी। अगर फिर से ट्रंप पावर में आते तो शायद ट्रंप फिर से क्वाड को काफ़ी पुश करे। अगर कमला हैरिस पावर में आते तो उनका क्या अप्रोच रहेगी वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पार्टी है, जो डेमोक्रेट्स है, वो क्वाड को लेकर इतने आप कह लो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। रिपब्लिकन्स, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी काफ़ी सीरियस है, ठीक है। तो अभी क्वाड समिट होगा, इस क्वाड समिट से क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या कोई स्टेटमेंट होती है इसमें चाइना का नाम होता है, ये सब यहाँ पर देखने वाली चीज़ होगी। मैंने आपको बेसिक एक मैप पे कंसेप्ट समझा दिया कि क्वाड है क्या। मिलते हैं अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।